नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव के अब 6 महीने बचे हुए हैं और राजनीति अब चरम पे पहुंच चुकी है। आज पीएम मोदी ने विक्रमगंज, बिहार का एक एरिया है, भोजपुर जिला में पड़ता है, वहां पर उन्होंने एक चुनावी सभा की और कल पटना में उन्होंने अपना रोड शो भी किया था। यानी चुनाव के मौसम है तो प्रधानमंत्री, अलग अलग देश के नेता और लोग आते भी हैं। ऐसे ही एक और सरकार ने घोषणा की है, वो है ऊंची जातियों के विकास के लिए एक आयोग का गठन किया गया है। आमतौर पर इसे सवर्ण आयोग ही बोल सकते हैं। वैसे सवर्ण नाम का कोई जो जो एक वर्ग है वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, बस एक बोलचाल में बोल दिया जाता है सवर्ण। ऐसे वो जनरल कैटेगरी है, लेकिन सवर्ण उसको लोग बोलते हैं। तो एक आयोग बनाया है और इस आयोग में महाचंद्र प्रसाद सिंह, जो कि मुजफ्फरपुर के हैं और जदयू के एमएलसी हैं, उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है और राजीव रंजन जो हैं उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह और भी लोग हैं इसमें, जिनको इसमें जोड़ा गया है। राजकुमार सिंह हैं, जय कृष्ण झा हैं और दयानंद राय हैं। इनको मेंबर और सदस्य बनाया गया है। अब सवाल ये होता है कि ये क्यों किया गया? क्या इससे सवर्णों का वाकई जो अपर कास्ट है उसकी समस्या का निदान हो जाएगा? कहते हैं सरकार तो यही सोच रही है, लेकिन सरकार की टाइमिंग के लिए अब सवाल हो रहा है कि अब 6 महीने पहुंचे हैं और आप 2 साल बाद इसका रिपोर्ट लाएंगे, तो ये क्यों इस समय? ये काम तो पहले कर देना चाहिए था। अगर आपको लगता था कि अपर कास्ट में जो इससे जाति जनगणना जब हुआ था, जाति सर्वे हुआ था बिहार में, तो उसी में पता चल गया था करीब 27% के 28% था जो अपर कास्ट है वो गरीबी रेखा से नीचे है, यानी उनकी हालत दलित के बराबर है। तो फिर उसी समय आप एक आयोग गठन करते हैं और उनकी समस्याओं के कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं और कहाँ कहाँ सरकार की योजनाओं उन तक नहीं पहुँची हैं, और उस समय ये गठन कर देते तो शायद आज तक उनका कुछ भला हो गया होता। यानी लेकिन अब आप उस समय कर रहे हैं जब चुनाव का आप 6 महीने ही लगभग बचे हुए हैं। अब ऐसे में ये करना तो आमतौर पर जो अपर कास्ट है यानी सामान्य वर्ग का जो व्यक्ति है, वो तो यही समझेगा कि भाई चुनावी पैंतरा है और पैंतरा अपनाया गया, और है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे देश में हर चीज जो होता है चुनाव के हिसाब से भी होता है, और तब वो वर्ग और भी उपेक्षित हो जाती हैं जब वो अल्पसंख्यक होती हैं। अगर एक जाति के रूप में बात किया जाए तो सवर्ण जो है अल्पसंख्यक वो माना जाएगा, क्योंकि अल्पसंख्यक वो मांग भी करते हैं कि हमें अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया जाए, और हमें धार्मिक, जैसे मुसलमानों को धार्मिक अल्पसंख्यक मान लिया जाता है, लेकिन उनका वर्ग सवर्णों से ज़्यादा हो जाता है, उनकी आबादी लगभग सवर्णों से ज़्यादा है। तो सवर्ण भी मांग करते हैं कि हमें भी अल्पसंख्यक बना दिया जाए, और और बहुत कंट्रोवर्सी है जो अल्पसंख्यक की जो बात की जाती है, इसमें बहुत काफ़ी विवाद है। कौन अल्पसंख्यक होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए, किस क्षेत्र में कौन अल्पसंख्यक है, किसी दूसरे क्षेत्र में वो आदमी बहुसंख्यक हो जाता है। तो इस तरह ये एक बहुत बड़ा विवादास्पद बात है। तो अब जब बात होती है कि सवर्ण आयोग की बात की जाए, जैसे ऊंची जाति आयोग, उसमें कुछ नाम दिया गया है कि ऊंची जाति विकास आयोग। अब ये ऊंची जातियों का समस्याओं का निदान करने के लिए होता है, ऐसा किया गया है। अब ऊंची जातियों में जो अभी जातीय सर्वे हुआ था उसमें करीब 3% राजपूत निकले थे, ब्राह्मण भी करीब 3% के आसपास से आए हुए थे, और भूमिहार थे वो 2.86 ऐसा परसेंट के थे। इसी तरह कायस्थ भी थे। तो मतलब कहने कुल मिलाकर इन लोग को आबादी करीब 15% के आसपास आता है। ये 15% लोग ही हैं करीब। उसमें मुस्लिम भी आ जाते हैं। मुस्लिम में जो सैयद, शेख और पठान, जो इनको भी अपर कास्ट ही माना गया है, और कुल जोड़ के इनकी आबादी 15% हो जाती है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब मुस्लिमों की बात होती है तो पूरे मुस्लिम वर्ग को इसमें जोड़ दिया जाता है कि मुस्लिमों की आबादी इतनी है और इतने परसेंट हो जाते हैं, लेकिन जब उसको जातियों में तोड़ दिया जाता है तो फिर उनको अपर कास्ट मान लिया जाता है। तो इस तरह ये अपना चल रहा है। लेकिन ये जो टाइमिंग जो शुरू किया गया है, ये एक चुनावी पैंतरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों का ये मानना भी है, और इस बात के लिए समाज में और नगी जो गली चौराहे और चाय की दुकान और इधर नुक्कड़ों पर ये चर्चा शुरू हो गई है कि ये एक चुनावी पैंतरा है और इसे आजमाया गया है, और नेता लोग वैसे इस्तेमाल भी करते, इस तरह के पैंतरा का इस्तेमाल करते भी हैं। अब कोई पूछ भी सकता है कि 2011 में भी सवर्ण आयोग बना हुआ था,
उसका क्या हुआ? उसके रिपोर्ट में क्या ऐसा बताया गया था कि एक बहुत बड़ी आबादी सवर्णों की 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। तो उसमें क्या सुधार किया गया? आपने ऐसी कौन-सी योजनाएँ लाई कि जिससे अपर कास्ट को फ़ायदा होगा? कुछ नहीं। यानी कुल मिलाकर सत्ता का खेल है, राजनीति में बस सत्ता मिल जाए। अब ज़रा सोचिए, लोग कहते हैं कि फलानी जातियों का भागीदारी बढ़नी चाहिए, फलानी जातियों की भागीदारी ज़्यादा होनी चाहिए, इस जाति के इतने एमपी होना चाहिए, इस जाति के इतने एमएलए होते हैं, हमारे जाति के क्यों नहीं हैं? मैं ये पूछता हूँ कि अगर वो लोग, जो लोग सत्ता में पहुँच जाते हैं और सत्ता के ऐसे जगह पे पहुँच जाते हैं, जो मंत्री बन जाते हैं, उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं या सांसद बन के केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं, वो अपनी समाज को कितना भला कर पाते हैं? और तो छोड़ दीजिए, अपने आसपास के जो जिस एरिया से वो चुनाव जीतते हैं उसमें वो कितना भला कर पाते हैं। सामान्यतः तो देखा जाए कि सत्ता सिर्फ पावर गेम है और कुछ नहीं है। सत्ता पावर लेने के लिए, और पावर उनको मिल जाता है तो उसके फायदा उनको, उनके बाल बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को या उन लोगों को जो उनके आसपास एक जो उनके संपर्क में रहते हैं उनको फायदा होता है। बाकी तीसरे चौथे को कुछ फायदा नहीं होने वाली है। वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए होता है कि हमारे ये जाति के हैं, हमारे ये समाज के हैं, और इसलिए एक आत्म, क्या बोल सकते हैं उसको, एक तरह से दिल को तसल्ली देने के लिए कि हमारे भी जाति बिरादरी के एक मंत्री साहब हैं, लेकिन इससे कोई ग्राउंड पे उनको फायदा नहीं होता है। अगर पिछड़ों की बात किया जाए तो पिछड़ों की आज बहुत काफ़ी संख्या है जो सत्ता में भागीदारी इनकी बड़ी है। एमपी हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सब कुछ हैं। प्रधानमंत्री भी तो ओबीसी के हैं, लेकिन ओबीसी में गरीबी क्यों है? हालांकि कितनी गरीबी है ये आंकड़ा अभी नहीं आया हुआ है, क्योंकि जातीय जनगणना जब हो जाएगी तो ये बातें क्लियर हो जाएगी कि कितनी परसेंट आपको गरीबी है, कितना आई है। अभी तो ये बताना मुश्किल है, लेकिन देखने से लगता है कि बहुत ज़्यादा गरीबी है। तो जब बहुत ज़्यादा गरीबी है तो आखिर क्यों उनकी गरीबी दूर नहीं हुई, जो कि सत्ता में भागीदारी तो काफ़ी बढ़ गई है। तो देखिए, अब डेमोक्रेसी है, कोई तलवारों से तो लड़ नहीं सकता है। जो कुछ लड़ना है तो एक इमोशनल तीर चलाना है, इमोशनल गोली बारूद जो भी है वो भावनात्मक ही होना चाहिए। कोई सचमुच का गोली तो चलती नहीं है। तो उसके लिए एक इमोशनल कार्ड फेंका जाता है जो जाति का नाम होता है, धर्म का नाम होता है, कि आपका धर्म खतरा है, आपकी जाति में बहुत ज़्यादा गरीबी है। इस तरह का भावनात्मक कार्ड फेंकी जाती है, और इस भावनात्मक कार्ड एक सही निशाने पर लगता है। जब लगता है, जब बात होती है कि हाँ ये मेरी जाति, तो आप उनकी तरफ झुकते हैं और उन्हें अपना वोट दे देते हैं, ये जानते हुए भी कि ये हमारे लिए पिछले 5 साल से ये हैं, लेकिन हमारे बिरादरी के हैं, लेकिन हमारा स्थिति सुधरी नहीं है, हमारे बच्चों की भविष्य नहीं सुधरा है, लेकिन फिर भी आप उन्हें वोट करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक इमोशनल तीर चलाया है आपके सीने पे जो लगा है। यही धार्मिक मामले में भी होता है कि आपका धर्म खतरे में है, फलना धर्म के लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे खासतौर पर मुसलमानों को लेकर कहा जाता है गजवाए हिंद हो जाएगा, सारे मुसलमान आपके धर्म पर कब्जा कर लेंगे और आपको मुसलमान बना लेंगे। ये एक इमोशनल कार्ड है जिससे आप इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठा होकर आप एक खास पार्टी को वोट कर देते हैं। लेकिन जरा पूछिए कि उस पार्टी ने हिंदू के नाम पर ऐसी कौन सी योजना बनाई है जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू के लिए ही है? शायद कुछ नहीं। एक भी ऐसी योजना नहीं होगी जिससे हिंदू के बेटरमेंट के लिए कुछ लाभ, खासतौर पर हिंदू के लिए ही। ऐसी कोई देश में ऐसी योजना नहीं है कि जिससे हिंदू को कोई लाभ हो। हाँ, उनके लिए मंदिर बनवा देना, नेताजी बार बार मंदिर चले जाएंगे, नेताजी बार बार जाकर वहाँ पर फोटो खिंचवा लेंगे, वो अलग बात है। लेकिन हिंदू पर्टिकुलर, जिसे हिंदू कहा जाता है, उसके लिए कौन सी योजना है जो सिर्फ हिंदुओं को इससे फायदा होगा? शायद कोई भी नहीं। लेकिन फिर भी हमें इस तरह का कार्ड फेंके जाते हैं, इस तरह का तीर चलाए जाते हैं जो हमें इमोशनली सीधे सीने में लगता है, और हम उस पार्टी को वोट कर देते हैं। जातियों में भी यही होता है। मैं फलना जाति का हूँ, हमारे जाति का उत्थान होना चाहिए, लेकिन जब वो सत्ता पर बैठते हैं तो उन्हें अपनी जाति का कोई दिखाई नहीं देता है। सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने
जो उनके नज़दीक जो कुछ लोग हैं जो उनसे कुछ चुनावी फ़ायदा दिलाते हैं, उनको फ़ायदा हो जाता है। और ऐसा ही खेल लगभग सदियों से चलते आ रहा है। पहले ज़माने में जब राजतंत्र था उस समय भी धर्म कार्ड खेला जाता था, जाति कार्ड खेली जाती थी। आज भी धर्म कार्ड और जाति कार्ड खेला जाता है। उसी का एक नमूना है ऊंची जाति विकास योजना। जब आप पिछले सर्वे कराए ही थे, सर्वे में खास तौर पर एक रिपोर्ट भी आया था कि लगभग 27 पॉइंट कुछ %, एक्यूरेट फिगर मुझे नहीं पता है, लगभग 27% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, अपर कास्ट। उनमें एक्सट्रीम गरीबी है। उन्हें उनके पास कोई ढंग का रोजगार नहीं है, उनके पास कोई खेती बाड़ी का कोई अच्छा साधन नहीं है। वो दिल्ली बम्बई में जाकर ऑटो रिक्शा चलाते हैं, चौकीदारी का काम करते हैं। उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं कि उनका परिवार नहीं चल पा रहा है। इस तरह का डेटा आपके पास है तो आप एक सवर्ण आयोग, ऊंची आयोग, जाति के नाम पर एक आयोग बनाकर ऐसा कौन सी नया चीज कर देंगे? ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए हो रहा है ये सब खेल। अब दलितों का ही ले लीजिए, कितने आयोग बने हुए थे, कितने तरह का उस पर उनके लिए योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन क्यों नहीं उनके जिंदगी में सुधार हो रहा है? क्योंकि इसके पीछे भी एक राजनीति है, इसके पीछे अपना स्वार्थ है। सत्ता के जो नज़दीक हैं उन वर्ग को उसको फायदा हो जाता है, जो लोग दूर हैं बस वो दूर ही रह जाते हैं। कुल मिलाकर इस तरह लगता है कि आने वाले समय में जाति धर्म ही एक मुद्दा रह जाता है चुनाव के समय में, और बाकी सारी ज़रूरतें, सारी समस्याएं, सारी जो आदमी की अपनी आवश्यकताएं हैं सब पीछे छूट जाती हैं। चुनाव के समय पिछले 5 सालों तक लोग ये परेशान होते हैं कि हमारे घर में बिजली नहीं है, हमारी सड़कें साफ नहीं है, हमारी स्कूल नहीं है, मेडिकल सुविधाएं नहीं हैं। लेकिन जब इलेक्शन आता है तो हम जाति के नाम पर बट जाते हैं कि हमारे जाति का आदमी है, हमें वोट देगा। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि वो आपको कितना वोट, आपको कितना बेनिफिट देता है। वो जीत के जाता है तो क्या आपके बगल में कोई आपके गाँव के बगल में कोई ऐसा हॉस्पिटल खुलवाता है जिससे आपको रात बिरात अगर तबीयत खराब हो जाए तो आप उसमें जा सके? नहीं। इसलिए जो ऊंची जाति के लिए जो आयोग बना है, उस ऊंची जाति के जो लोग हैं उनको बस लुभावने के लिए, एक वोट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग सही चर्चा कर रहे हैं कि ये एक वोट को घुमाने के लिए और उनके तरफ एक इमोशनल